हमारे डी ब्लॉक का लेसन नंबर 2 शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने जहाँ पे रोकी थी वो आप लोगों के डी ब्लॉक का इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आज हम लोगों को जो चीज़ स्टार्ट करनी है, देखते हैं क्या टॉपिक है वो। तो सबसे पहले आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ठीक है कि पीरियोडिक टेबल में स्पेशली में डी ब्लॉक एलिमेंट में जब आप मूव करते हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट में मूव करते वक्त आपको उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, बराबर। उस केस में आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, ये सारी बातचीत हम लोगों को पढ़नी है। आपने तो वैसे ये सारी चीज़ें 11th में पढ़ी हैं, क्योंकि मैंने तो पढ़ाई है, बाकियों का मुझको नहीं पता। तो मेरे लिए तो ये एक कह सकते हो रिवीजन वाला सेशन है, ठीक है, जिसमें हम लोग डी ब्लॉक में इस चीज़ को क्या करेंगे, कवर करेंगे। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने 11th में नहीं पढ़ाई थी, जिसको मैं अभी पढ़ाऊँगी। जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे मैंने कभी 11th स्टैंडर्ड के पीरियोडिसिटी में कभी कमेंट नहीं किया, राइट। ऑक्सीडेशन पे कभी कमेंट नहीं किया, ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो यार कमेंट किया भी नहीं आ सकता। तो टिपिकली इसी चैप्टर का वीडियो है। कलर्स, वैसे कलर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताए हैं, बाकी तो जितने भी ट्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी आपको बताए जा चुके हैं, खत्म। बाद में वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है, कौन सा वाला डी ब्लॉक एलिमेंट, वो तो एक जीके फैक्ट है, वो आपको जीके फैक्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब पढ़ाई थी तब भी मैंने बता दिया था। तो ट्रेंड्स ऑलरेडी हमारे पढ़े हुए हैं। जिन लोगों ने मुझसे स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उससे रिलेटेड जो प्लेलिस्ट मांगी थी मैंने उनको फॉरवर्ड कर दी है। तो उसमें ताकि एक इंसान जो इंट्रोडक्टरी वीडियो देखे उसको ये दिक्कत ना आए कि मुझको यही समझ में नहीं आ रहा है यार ये 1:2:2 क्या होता है ना, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है कि 3d4 4s1 कैसे हो गया। उस इंसान को बात ही नहीं समझेगी। सोचो जिसको ये नहीं पता कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉपर का क्या होता है। अब आज की जो हमारी बातचीत है उसमें हम लोग देखो ट्रेंड्स में ये बात करेंगे कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ्ट आएँ, टॉप टू बॉटम जाएं या बॉटम टू टॉप आएँ, व्हाटएवर, बस मूवमेंट कर रहे हैं हम पीरियोडिक टेबल में अलोंग द रो, अलोंग द ग्रुप। तो ऐसे केस में आपके वो जो एलिमेंट्स है पर्टिकुलरली डी ब्लॉक के, क्योंकि चैप्टर में हमारा मेन फोकस डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है, उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या वेरिएशन आएगा। हम लोग कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। ठीक है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई में क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं कि अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊंगी या टॉप टू बॉटम जाऊंगी तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसके मेटालिक कैरेक्टर में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, उसके ऑक्साइड्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो ये है कि अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आप लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे हो तो लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम मूव करते वक्त आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर डी ब्लॉक में एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई में आपको क्या फ़र्क देखने को मिलने वाला है, ये हम लोगों का आज का मेन कंसर्न है कि इस चीज़ को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे टाइप। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता देती हूँ, जिस इंसान को बेसिक्स नहीं आते, ठीक है, पीरियोडिसिटी के, वो एक बार जाके पीरियोडिसिटी के बेसिक्स को रिवाइज करे, बिकॉज नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज ऑल दैट स्टफ फॉर यू। ठीक है, मतलब तुम समझो एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई के लिए ऑलरेडी मैं 1.25 घंटे का एक कंटेंट बना चुकी हूँ, पूरा का पूरा कंटेंट। अब वो पूरा का पूरा कंटेंट मैं वापस से तो पढ़ा नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं वापस से पढ़ाऊँगी तो मैं जो आज टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ 1.25 घंटे के वीडियो में, तो मतलब ही क्या रह जाएगा। इससे अच्छा तो मैं तुम्हें फॉरवर्ड ही कर देती हूँ वाला वीडियो, वो भी एक है ना कि अरे इससे अच्छा तुम ही देख लो, बीच की 1-2 लाइन समझ जाओ, वही का वही है। ऐसा नहीं, अगर ये वीडियो बनाया जा रहा है तो स्पेसिफिकली इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हम लोगों को डीएनएफ ब्लॉक में क्या टॉपिक पढ़ना है ये तुम्हें पता रहे। तो जिन लोगों को ट्रेंड्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पूरे ब्लैंक को, तो पहले जाके एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया के बेसिक कंसेप्ट सुधारो। उसको सुधार लेने के बाद वापस से इस चीज़ को देखो, तब तुम्हें मक्खन लगेगी, तब तुम्हें लगेगा कि इस वीडियो को बनाने की भी नीड नहीं थी। एंड सीरियसली यार इसको बनाने की नीड नहीं है, बट ऑब्वियसली मुझे तो चैप्टर कवर करना है, मुझे तो चीज़ों को बताना है। मेरे बताने से कम तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें हमने कम से कम पढ़ी तो थी। चलिए तो कभी कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ थोड़ा सा पुराने चीज़ों को हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो
पुरानी चीज़ें मैं कुछ चीज़ें फैक्ट्स रिवाइज करा देती हूँ कि अगर मान लेते हैं आपका जो न्यूक्लियस है, इतना तो पता है कि तुम्हें सेंटर में न्यूक्लियस रहता है। अगर ये न्यूक्लियस आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, मेरे एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, मैं प्रिसाइसली बताऊंगी, कोई भी चीज़ डिटेल में नहीं और कोई भी चीज़ ऐसी भी नहीं कि जिसका आगे तुम्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने बता दी एकदम प्रिसाइज चीज़ें, तो हर शब्द का आगे कहीं ना कहीं मीनिंग होगा। तो जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है। क्या सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ही फोर्स लगता है, इनर वालों पे नहीं लगता है? ऐसा नहीं है, इनर वालों पे भी लगता है। बट वाई वी आर स्टडिंग द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस, क्योंकि यही वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो आप लोगों के एटम के साइज को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो किसी भी एटम का जो साइज होता है वो ज़्यादा होगा, कम होगा, ठीक है, बड़ा होगा, छोटा होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें आपके इस पॉइंट पे डिपेंड करती हैं कि आपके पास जो एटम आपको दिया जा रहा है उस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, इमेजिन करो अगर न्यूक्लियस बहुत ताकत से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस के द्वारा लगाई हुई ताकत, न्यूक्लियस के द्वारा लगाई हुई ताकत यदि ज़्यादा है, तो ऐसे केस में वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें नहीं लगता कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन खींचा चला आएगा न्यूक्लियस की तरफ? तो यानी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब इस पोजीशन पे है तो वो थोड़ा अंदर की तरफ खिंच जाएगा, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव हुआ तो उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक का क्या होगा? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? पहले के कंपेयर में डिक्रीज हो गया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया आप लोगों का, अंदर की तरफ आ गया, इनवर्ड आ गया। अब इनवर्ड आने की वजह से क्या हुआ, जो सेंटर था, वो सेंटर यानी कि न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस को एज अ सेंटर मान के चलते हैं, तो न्यूक्लियस और सेंटर यानी कि और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। और बेसिकली इसी डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो इससे क्या समझ रहे हो कि अगर न्यूक्लियस का लगाया हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस के लगाए हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अंदर की तरफ आ जाता है और आप लोगों का क्या हो जाता है, रेडियस कम हो जाता है। और यही फोर्स जो न्यूक्लियस लगाता है, इसको हम लोग सरल भाषा में या फिर कह सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं आपका जेड इफेक्टिव। ठीक है, मैं जेड इफेक्टिव के बारे में कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, सारे वीडियोस ऑलरेडी 11th वालों के प्लेलिस्ट में है। तुम अगर भूल गए हो, तुम जैसे जैसे मांगोगे मैं वैसे वैसे फॉरवर्ड करती जाऊँगी। तुम अगर नहीं मांगोगे मैं नहीं फॉरवर्ड करूँगी, और अगर तुम ये बोलोगे कि आप एक बार में पूरा फॉरवर्ड कर दो तो वो भी मैं नहीं करूँगी। तुम जिस जिस टॉपिक का मांगोगे उस टॉपिक का मिलेगा। तुम्हें याद है सब कुछ 11th का तो बहुत अच्छी बात है, वो तो उससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है। बट अगर याद नहीं है तो जितना जितना तुम मांगोगे उतना उतना तुम्हें फॉरवर्ड करके दे दिया जाएगा। अच्छा, तो एग्जैक्टली न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जो नेट फोर्स आपका न्यूक्लियस लगा रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, इनर वालों पे भी लगता है, बट हम इनर वालों पे बात नहीं कर रहे क्योंकि आपका जो रेडियस है वो सेंटर से लेके आखिरी में जो बैठा है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा ना। इस बेसिस पे सुना डिसाइड होगा कि सबसे पास कौन बैठा है, सबसे आखिरी में कौन बैठा है, ये तो डिसाइड होगा। तो देयरफॉर जेड इफेक्टिव यदि बढ़ा, जेड इफेक्टिव इज अ काइंड ऑफ फोर्स, मतलब इज अ काइंड ऑफ फोर्स, इट इज एग्जैक्टली अ फोर्स, नेट फोर्स गिवन बाय द न्यूक्लियस, ठीक है, टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो ऐसे केस में जेड इफेक्टिव के बढ़ने से जो डिस्टेंस होता है यानी कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो घटता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और एटॉमिक रेडियस घट रहा है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जेड इफेक्टिव का एटॉमिक रेडियस के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। बराबर है, कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये पहला जीके फैक्ट नंबर अपना क्रॉस कर लिया। जीके फैक्ट नंबर 2 में आते हैं। जब हम लोग मूव करते हैं आप लोगों का लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते वक्त आपका जो ये जेड इफेक्टिव होता है ना, ये इंक्रीज होता है। ठीक है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, इमेजिन करो लेफ्ट किसे कह रही हो, राइट किसे कह रही हूँ,
ठीक है। अच्छा, तो आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त ये जेड इफेक्टिव बढ़ता है। सो देयरफॉर लेफ्ट टू राइट जाते वक्त आप लोगों के पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस घटता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अच्छा, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस वैंडरवाल फोर्स के साथ होती हैं, वो किसी से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। सो देयरफॉर पूरे पीरियोडिक टेबल में जिन्हें सबसे छोटा होना चाहिए था एक्सेप्शनली वो सबसे बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, ये भी 11th क्लास का कंसेप्ट है, बट अगर हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, गैस की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना उस चीज़ को। तो एक्सेप्ट नोबल गैसेस। अच्छा, तो इसका मतलब दैट इज, अगर मान लेते हैं मेरे पास सोडियम है, मेरे पास मैग्नीशियम है, मेरे पास एल्यूमिनियम है, मेरे पास सिलिकॉन है, तो ये पीरियोडिक टेबल में मैंने लेफ्ट टू राइट इनका अरेंजमेंट रखा है। तो लेफ्ट टू राइट में जाने पे साइज घटता है, तो देयरफॉर ये इसका ऑर्डर रहेगा। तो अगर मैं तुमको बोलूँ कि आई हैव अ 3D सीरीज, किसकी बात कर रही हूँ मैं? 3D सीरीज। अब 3D सीरीज क्या होती है लास्ट क्लास के इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया गया है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि नहीं बताया है ना? तो 3D सीरीज आपको पता होनी चाहिए पूरी की पूरी। क्या है बताओ? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर उसके बाद कॉपर, और यहाँ पे आ गया जिंक। थोड़ी सी यार जगह कम पड़ गई, इसको रुको अपन अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है आपका? स्कैंडियम है, मैं लिख लूँगी। अब इसमें यहाँ पर भी तो मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ। अब लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त क्या मेरे को ऊपर वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए? व्हाट यू थिंक? ऑब्वियसली तुम बोलोगे करना चाहिए। तो हम लोग इस 3D सीरीज में जो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हैं वो ये होता है कि लेफ्ट टू राइट जब आप मूवमेंट कर रहे हो तो साइज आपका घटना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरी थिंकिंग ये चलती है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये चलती है अकॉर्डिंग टू द लॉजिक्स दैट वी हैव लर्नड इन आवर 11th स्टैंडर्ड कि ये ऑर्डर कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। मतलब साइज में सबसे बड़ा होना चाहिए आप लोगों का स्कैंडियम, और सबसे छोटा होना चाहिए आपका कौन? जिंक। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक 11th में हम ये पढ़ते भी आए, हमने तो रूल ही ऐसा बनाया है ना। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। वैसे तो ये चीज़ भी 11th की ही है, बट फिर भी अगर मान के चले कि हमने 11th में ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो बट रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी बताती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, चाहे आप 3D सीरीज में हो, चाहे आप 4D सीरीज में हो, चाहे आप 5D सीरीज में हो, या चाहे आप 6D सीरीज में हो, वो ये पैटर्न डिक्रीज होने वाला फॉलो नहीं करते। ठीक है, वो ये पैटर्न डिक्रीज होने वाला फॉलो नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। उनका पैटर्न यूजुअली किताबों में हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टार्टिंग में आपके कुछ एलिमेंट्स तक आप लोगों का जो एटॉमिक रेडियस है वो घट रहा था। स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स तक आप लोगों का जो एटॉमिक रेडियस था वो घट रहा था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पहले वाले स्कैंडियम का अगर x है तो आपका जो टाइटेनियम है उसका x-2 है। हम तो एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे ना, ऐसा हो भी रहा था। ठीक है, रियलिटी में ऐसा हो भी रहा था, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन रियलिटी में ऑर्डर निकला कुछ ऐसे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं अगर स्कैंडियम को, ये मेरा स्कैंडियम है, ठीक है, इसका कोई भी रेडियस हो सकता है, मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, इसका रेडियस क्या है, क्या इसका रेडियस नहीं है, बट इसका कोई भी रेडियस, तो जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट होगा, तो जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है टाइटेनियम, उस टाइटेनियम का जो रेडियस होगा वो इससे कम होगा। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू यू आपके अकॉर्डिंग ग्राफ आना चाहिए इस तरीके का, कुछ डिक्रीजिंग। ये आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, बट ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ स्कैंडियम टू जिंक नहीं आता है। ग्राफ का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है, ये ऐसा। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि सर्टेन एलिमेंट्स, आपके कुछ एलिमेंट्स में पहले तो स्कैंडियम से जिंक जाते जाते जो ग्राफ कंटिन्यूसली घटना चाहिए था वो कंटिन्यूसली नहीं घटा। स्कैंडियम था, स्कैंडियम से घट के क्या हो गया? टाइटेनियम हो गया। टाइटेनियम से घट के वो क्या हो गया? वेनेडियम हो गया। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वेनेडियम के बाद और गिरेगा, तो चलो वो बोलता है चलो भाई ठीक है वेनेडियम है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं वेनेडियम के बाद और गिरने के लिए भी रेडी हूँ। वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं वेनेडियम के बाद और गिरने के लिए भी रेडी हूँ।
वो क्रोमियम तक फॉल हो जाता है, वो क्रोमियम तक फॉल हो जाता है, वो क्रोमियम तक गिर जाता है। लेकिन अब आती है क्रोमियम के बाद की बारी, अब आती है आप लोगों के क्रोमियम की बात की बारी। तो क्रोमियम के बाद जब एंट्री होती है ना आप लोगों के मैंगनीज की, मैंगनीज के बाद होती है एंट्री आयरन, कोबाल्ट और निकल की। तो ऐसे केस में जिस ग्राफ को आप डिक्रीजिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं ड्रॉ भी करती जाती हूँ साथ साथ में, जिस ग्राफ को आप डिक्रीजिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ग्राफ आप लोगों का डिक्रीजिंग नहीं होता, वो ग्राफ आपका डिक्रीजिंग नहीं होता। फिर कैसा होता है, वो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है जैसे मैंगनीज तक वो डिक्रीज हो गया, मैंगनीज के बाद अब ये जो पॉइंट आया, आई डोंट नो कौन सी वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगी, इस वैल्यू के बाद आयरन, फिर कोबाल्ट और फिर निकल, ये तीन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक रेडियाएं हैं ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। ऑलमोस्ट सेम होने का मतलब आयरन का अगर एटॉमिक रेडिया 1.17 है तो कोबाल्ट का 1.16 होगा और निकल का 1.15 होगा। अगर आप इतनी छोटी वैल्यूज़ को ग्राफ पेपर पे यदि आप प्लॉट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है, कि ऑलमोस्ट ये ग्राफ आपका लीनियर आपको अपीयर होता है देखने में। और उसके बाद निकल के बाद जो बचे हुए दो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के आखिरी के, एक है कॉपर, ये रहा आपका कॉपर और ये रहा जिंक। मतलब इसमें तुम्हें समझ रहे हो ये पैटर्न कैसा दिख रहा है, जिस चीज़ को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे यार तुझे तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए, वो सबसे पहले स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट तक, मतलब फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज, वो पहले तो क्या होता है यहाँ तक आप लोगों का डिक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट में जो आप लोगों के 3 एलिमेंट्स हैं आयरन से लेके कहाँ तक आप लोगों के निकल तक, वो चीज़ क्या रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ दोनों के एटॉमिक रेडिया एग्जैक्टली इक्वल होती है, बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। और निकल के बाद फिर आप लोगों का आता है कॉपर से लेकर जिंक, कॉपर से जिंक में इंक्रीज हो जाती है। अब हमारा क्या काम है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें ये पैटर्न को समझाना है दुनिया को, ठीक है, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखो हमारे पास पहले रिजल्ट आता है और रिजल्ट को फिर बाद में हम जस्टिफाई करते हैं। ऑर्गेनिक में भी यही चलता है, आपको पहले प्रोडक्ट मिलता है, फिर आप सोचते हो कि कौन सा वो बेस्ट पॉसिबल वे रहा होगा, जिस बेस्ट पॉसिबल वे से आपने वो प्रोडक्ट बना। आपको नहीं पता रिएक्शन के अंदर क्या मैकेनिज्म हो रही है। तो वैसे मुझको नहीं पता कि आखिर ये एबनॉर्मल ट्रेंड आपको डी ब्लॉक में क्यों देखने को मिला, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो साइज घटना है, तो मतलब घटना है, कि यहाँ पे नहीं घट रहा है, यहाँ पे नहीं घट रहा है। अब हमें ट्रेंड एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों हुआ, बस खत्म हो गई बात। तो ये बेसिकली ग्राफ है आप लोगों के किस चीज़ का, एटॉमिक रेडियाई का, ठीक है। बहुत फेमस ग्राफ है, इसका नेचर इसी प्रकार से होता है, इसकी पहचान है ये इस तरीके की, ये इसकी पहचान है, ये ऐसा ग्राफ इसकी पहचान है, ये ऐसा ग्राफ इसकी पहचान है, ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा लंबा होगा, ये थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है, बट इस तरीके का ग्राफ पहले डिक्रीज, कॉन्स्टेंट, देन इंक्रीज, ये इसकी पहचान है। अच्छा, अब इसको जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो देखो पहले तो हम यह समझते हैं कि जब हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो डी ब्लॉक की बात करते वक्त आप लोगों के पास 2 फैक्टर्स होते हैं, जो 2 फैक्टर्स उसके एटॉमिक रेडियाई को गवर्न करते हैं। अभी तक एस ब्लॉक या फिर पी ब्लॉक में जब भी हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते थे, मैं तो देखो सजेस्ट करूंगी कि जाके 11th वालों के लिए जो वीडियो बना उसको देख लो, बहुत क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे। उसमें अब तक हम जितने भी 2 फैक्टर्स की बात करते थे वो 2 फैक्टर्स होते थे, एक फैक्टर होता था आपका जेड इफेक्टिव। एस एंड पी ब्लॉक में हमेशा हमने जब भी एटॉमिक रेडियाई की बात की तो एटॉमिक रेडियाई में हमेशा जो फैक्टर गवर्निंग फैक्टर रहता था वो रहता था जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा साइज उतना छोटा, जेड इफेक्टिव जितना कम साइज उतना ही आप लोगों का बड़ा। समझ रहे हो, ये आप लोगों के गवर्निंग फैक्टर था इकलौता व्हेन यू आर डीलिंग विथ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन जब आप अभी डी ब्लॉक एलिमेंट की बातचीत करने शुरू कर देते हो तो ऐसे केस में हो क्या जाता है, ठीक है, कि वहाँ पे अब आपके 2 गवर्निंग फैक्टर हो जाते हैं, बराबर। तो अब वो 2 गवर्निंग फैक्टर कौन से हैं, पहला तो एक खुद हो गया जेड इफेक्टिव और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन। अब ये 2 जो फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा 3D का, 4D का, 5D का या कहीं का भी, 3D 4D 5D के एलिमेंट का जो साइज है वो साइज क्या होगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या है वो पहले समझो। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम का तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन तो पता है क्या होता है, 4s2 3d1।
फिर उसके बाद वहाँ तक चलते चलते आ जाओ मैंगनीज तक। तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5, D1 D2 D3 D4 D5। मतलब स्कैंडियम से मैंगनीज जब हम जा रहे हैं तो आपके 4s2 को तो मैं कांस्टेंट ही रख रही हूँ, उसमें तो मैं कुछ नहीं छेड़छाड़ कर रही हूँ। सिर्फ उसमें जो D है उस D में मैं छेड़छाड़ कर रही हूँ। एक बार D1 हो रहा है, फिर D2 हो रहा है, फिर D3 हो रहा है, फिर D4 हो रहा है और उसके बाद D5 हो रहा है। बराबर है, ये इस तरीके से काम चल रहा है आप लोगों का। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि स्कैंडियम हो गया आपका D1 को कैसे ड्रॉ करते हैं? ये आपका 5 का डब्बा होता है ना। डी में कितने डब्बे होते हैं? डी में 5 डब्बे होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है उसमें। फिर एक होता है आप लोगों का Ti। इसमें क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन D2 है, बट जो कि तुम्हें पता है 11th स्टैंडर्ड के बेसिक हंस रूल, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते पेयरिंग के लिए जब तक आपके सारे ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। मतलब D2 कुछ इस प्रकार से होगा, और अगर मैं D3 D4 या D5 को भी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये वाली चीज़ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। यानी कि इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज, देन इन दैट केस हर बार जो नया D इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हर बार वो नया D इलेक्ट्रॉन अपने एक D ऑर्बिटल में एंट्री ले रहा है, अपने इंडिविजुअल एक D ऑर्बिटल में। जैसे अगर मान लेते हैं आपके घर में 5 रूम है और आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, तो जो पहला गेस्ट आया उसको तुमने पहले रूम में एंट्री दिलवाई, जो दूसरा गेस्ट आया उसको दूसरे रूम में दिलवाई, दोनों को साथ में एक कमरे में नहीं रखा। और ऐसे करते करते आपके जब तक वो 5 रूम सब एक एक गेस्ट से फिल नहीं हो गए, तब तक आपने क्या किया? वहाँ पे एंट्री देते गए। इस तरीके का सीन चल रहा है। अब यहाँ भी बताओ, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक आप लोगों के क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? आप लोगों का ये ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी आपके पास नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो सारे के सारे नए इलेक्ट्रॉन के पास उनका अपना खुद का इंडिविजुअल न्यू ऑर्बिटल है। इसका मतलब यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के कैसे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? अनपेयर्ड हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जैसे अगर तुम स्कैंडियम से टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज जाते हो तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की भी तो संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स ही ना बढ़ते हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त Z इफेक्टिव बढ़ेगा, इसमें तो कोई डाउट ही मत रखना। और अगर डाउट है तो 11 के वीडियोस देखना। तो यानी कि स्कैंडियम से मैंगनीज जाते वक्त, ठीक है, 2 चीज़ें हो रही हैं। पहला, आप लोगों का Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव बढ़े ना, ऐसा हो नहीं सकता। लेफ्ट टू राइट मतलब Z इफेक्टिव बढ़ना है, मतलब बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे एक और दूसरी चीज़ थी। वो दूसरी चीज़ ये है कि हर बार जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हर बार वो नया इलेक्ट्रॉन एक नए डब्बे में जा रहा है, एक नए ऑर्बिटल में जा रहा है। हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से अलग रह रहा है। इंडिविजुअल रूम्स दिए गए उनको, ठीक है। 2 दुश्मनों को अलग अलग बैठाया गया है, क्योंकि दोनों दुश्मनों को एक कमरे में डाल दोगे तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब, क्योंकि सारे निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग 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 कमरे में बैठे हैं, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट होने वाला जो रिपल्शन है वो बहुत 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 कम है, या फिर आप ये कह सकते हो है ही नहीं। ठीक है, आप ये कह सकते हो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग रह रहे हैं। क्या बात समझ में आई? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या रह रहे हैं? आपके अलग अलग रह रहे हैं। देयरफॉर ऐसा कुछ हुआ। अब हम लोगों को बाकी थोड़ी सी फिल्म देखनी है। बाकी की फिल्म क्या है? बाकी की फिल्म ये है कि अगर आप लोगों के पास में बात करूँ आयरन की, आयरन मतलब D6 कॉन्फ़िगरेशन। D6 मतलब देखो आपके पास अगेन D मतलब टोटल कितने डब्बे? D मतलब टोटल 5 डब्बे। अब अगर आपके पास 5 डब्बे होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अरे 5 तो हो गए। छठवें को मैं कहाँ डालूँ? ठीक है, आप छठवें को कहाँ डालोगे? तो हंस रूल कहता है कि जब सबकी पेयरिंग, मतलब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तब आप पेयरिंग शुरू करो। अब देखो यहाँ पे ये दोनों 4, ये 4 लोग कैसे हैं? अनपेयर्ड। ठीक है, यहाँ पे 4 कैसे हैं? अनपेयर्ड। और ये एक कैसा है? ये हो गया पेयर्ड। यानी कि आप मैंगनीज के बाद से, यानी कि आयरन से, ठीक है, यानी कि आयरन से आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है का मतलब ये
कि अब आप एक डब्बे में दो दो इलेक्ट्रॉन्स को रखना शुरू कर रहे हो। अब जब एक कमरे में दो दो इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रिपल्शन लगाएंगे। रिपल्शन तो लगाएंगे, उनका हक है रिपल्शन क्रिएट करना। दो दुश्मनों को एक कमरे में रख दोगे तो एक रखने से क्या होगा? दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा तो करेंगे ही ना, शांति से तो बैठेंगे नहीं, बराबर है। जैसे यूजुअली बचपन में अगर मम्मी कभी दो भाई बहनों को या भाई भाइयों को या बहनों बहनों को साथ में रख दो तो एक दूसरे के बाल नोच खाने के जैसे हो जाते हैं, सर पीट देंगे। मैं तो अपने बचपन में अपने भाई को बहुत पीटी, उसका सर वर भी फोड़ी हूँ। तो ऐसे केस में आपके साथ ये सिचुएशन भी आ सकती है। तो आफ्टर मैंगनीज व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड आयरन, ठीक है, इवन कोबाल्ट, इवन निकल, इवन कॉपर, इवन आप लोगों का जिंक, इस केस में अब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होना शुरू हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा शुरू हो रही है? पेयरिंग। तो पहले हम लोग बात करते हैं तीन लोगों केस में, आयरन केस में, कोबाल्ट केस में और निकल केस में। क्या आयरन, कोबाल्ट और निकल में जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ रहा है? अरे अभी अभी मैंने ऊपर स्टेटमेंट दी थी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ता है। इस बात पे तो कोई डाउट ही मत रखना, जाके वीडियो को देखो, कौन सा वाला, 11th स्टैंडर्ड वाला। और जो वीडियो आप 11th स्टैंडर्ड वाला देखोगे वो वाले वीडियो से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ लेफ्ट टू राइट जाने पे आप लोगों का जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अब ऐसे केस में अब यहाँ पे चाहे आप आयरन, कोबाल्ट और निकल में जाओ, जेड इफेक्टिव तो बढ़ना है। लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन के बीच में जो पहले रिपल्शन बहुत बहुत कम था, अब वो रिपल्शन आप लोगों का क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब अब आप लोगों का इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया। चलो ठीक है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट दो लोगों में, कॉपर और जिंक। अगेन वही सेम प्रवचन, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो तो जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉन की और पेयरिंग होती जा रही है। तो अब पहले सोचो, यहाँ पे सिर्फ आयरन में एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, तो कोबाल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, निकल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, और कॉपर में 4 और जिंक में तो पूरे के पूरे 5 पेयर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, बराबर, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। क्या ये बात समझ रहे हो? अच्छा, अब होता कैसा है कि ये ऑब्जर्वेशंस है, मतलब ऑब्जर्वेशंस ना, मतलब किसी को एटॉमिक रेडियस दिख तो नहीं रहा है कि अच्छा ऐसा हो रहा होगा, हमें रिजल्ट्स मिले और उन रिजल्ट्स को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, हम उन रिजल्ट्स को क्या करें? एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने देखा स्कैंडियम टू मैंगनीज जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अब जेड इफेक्टिव क्या करता है? देखो, मैंने आज क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जेड इफेक्टिव और एटॉमिक रेडियस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जेड इफेक्टिव बढ़ाओगे, साइज घटेगा, यानी कि स्कैंडियम से मैंगनीज जाते वक्त जेड इफेक्टिव का बढ़ना इस बात को दर्शाता है कि साइज क्या होगा? घटेगा, बराबर। इवन अगर सोचो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं 2 रूम में 2 लोग बैठे हैं, उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस रिपल्शन से अनस्टेबिलिटी आएगी। अनस्टेबिलिटी को हटाने के लिए वो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर होना शुरू होंगे कि यार हम जितने दूर रहें उतना ही बेटर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन यदि ज़्यादा हुआ, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा हुआ, यहाँ लिख लेते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होने से वो साइज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि साइज अगर बढ़ेगा तो साइज बढ़ने से क्या होगा? उनको स्पेस मिल जाएगी दूर दूर रहने की, और जब वो दूर दूर रहेंगे तो उनके बीच का रिपल्शन मिनिमाइज हो सकता है। ठीक है, उनके बीच का रिपल्शन मिनिमाइज हो सकता है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्कैंडियम टू मैंगनीज तो घट रहा है, तो घटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इस चीज को बताता है कि साइज भी घटेगा। साइज भी क्या होगा? घटेगा। मतलब तुम सोचो, दोनों फैक्टर जेड इफेक्टिव भी और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दोनों बोल रहे हैं साइज घटाओ, दोनों बोल रहे हैं साइज घटेगा। इसीलिए स्कैंडियम से मैंगनीज आते वक्त साइज घटता है। और ये भी एक उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, वो ये कि जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के बीच में यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है, वो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है? जेड इफेक्टिव। डोमिनेटिंग का मतलब ये कि जेड इफेक्टिव इतना ज़्यादा बढ़ गया और उसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना कम है कि हमने उसके इफेक्ट को भी इग्नोर कर दिया। Let's imagine you have a bank balance of rupees 5 crores in your bank account and I am saying that I am giving you 5 rupees. वो तुम मुझे क्या बोलोगे? अपने 5 रुपए तुम अपने पास ही रखो।
बराबर। बट अभी मान लेते तुम्हारे जेब में 1 रुपये नहीं है, ठीक है, फटे आलू, और मैं तुमसे बोलती हूँ 5 रुपये मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम तो बोलोगे बड़ी अरे वाह बहुत अच्छी बात है, एक छोटी सी आइसक्रीम खा लेंगे, कुल्फी खा लेंगे, इफ़ आती है तो देयरफॉर आप लोगों को ये समझना होगा कि दोनों फोर्सेस वहाँ एक्ट कर रहे हैं, बट फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज जेड इफेक्टिव वॉज डोमिनेटिंग। तो जेड इफेक्टिव क्योंकि बहुत बढ़ गया उसने साइज को घटा दिया, क्योंकि जेड इफेक्टिव और साइज का रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज आप लोगों का क्या होने लगता है, घटने लगता है। लेकिन अब आ जाते हैं हम लोग बीच के लोगों में। बीच के लोगों में मतलब आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल में जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, वो तो बढ़ेगा ही। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं साइज को घटाऊं। क्यों वो कोशिश कर रहा है? क्योंकि जेड इफेक्टिव का और साइज का इन्वर्स में रिलेशनशिप चलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी तो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी तो बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का एटॉमिक रेडियस के साथ कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। तो वो कोशिश करता है कि मैं साइज को क्या करूं, इंक्रीज करूं, साइज को इंक्रीज करूं। अब होता कैसा है, एक कोशिश कर रहा है डिक्रीज करने की, एक कोशिश कर रहा है इंक्रीज करने की। तो नेट रिजल्ट ये निकलता है कि जितनी कोशिश उसने की इंक्रीज करने की, दूसरे ने कोशिश कर दी ला डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी किसी एक ऑब्जेक्ट को धक्का मारा लेफ्ट टू राइट 5 न्यूटन का, ठीक है, और कोई राइट टू लेफ्ट धक्का मार रहा है एक और 5 न्यूटन का, तो दोनों अपोजिट बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तो वो बॉडी कहीं नहीं मूव करेगी। सो देयरफॉर जेड इफेक्टिव आप लोगों का जितनी कोशिश कर रहा है उसको घटाने की, उसके साइज को, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज और बढ़ रहा है। तो जितना जेड इफेक्टिव घटा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्सेस उसको बढ़ा रही हैं। इसी वजह से जब हम आयरन, कोबाल्ट और निकल की बात करते हैं तो ना तो वहाँ पे कुछ बढ़ता है ना तो वहाँ पे कुछ घटता है, वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट रेंज दिखती है। जैसे अगर मैं कहूँगी कि आयरन x.1 है तो आपका कोबाल्ट x.2 होगा और आपका निकल x.3 होगा। इवन फर्स्ट डेसिमल प्लेस में भी नहीं, आपको वेरिएशन सेकेंड और थर्ड डेसिमल प्लेसेस में देखने को मिलता है, और सेकेंड और थर्ड डेसिमल प्लेसेस कितनी छोटी होती है तो मैं आइडिया है। सो आई कैन से दैट between the midway, that is in case of iron, cobalt and nickel, there is no dominating force, मतलब कोई डोमिनेटिंग नहीं है। जैसे ऊपर वाले केस में हम कहते हैं जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग है, तो जेड इफेक्टिव का राज चला, साइज घट गया। नीचे में दोनों ही इक्वली है, इक्वल, ठीक है, कि जिसने बढ़ाया उसने उतने से ही घटाया। मुझे कैसे पता? क्या मैं उनका झगड़ा देख पा रही हूँ? क्या मैं झगड़ा नहीं देख पा रही हूँ? उस झगड़े के बेसिस पे जो क्या कहते हैं, फैक्ट्स बाहर निकल के आ रहे हैं, फैक्ट्स जस्टिफाई कर रहे हैं ना। कोई भी चीज अपनी जगह पे वैसी की वैसी कब रहेगी? जब बैलेंस फोर्सेस होंगे। तो अगर उनके साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, ना कोई बढ़ रहा है ना घट रहा है, और कोई भी चीज ना बढ़ेगी ना घटेगी तभी पॉसिबल है जब कोई चीजें कैसी हो, इक्वल हो। फिर आते हैं कॉपर और जिंक में। कॉपर और जिंक में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव पूरी कोशिश करेगा कि वो साइज को घटा सके। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 और 5 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतनी ताकत लगाते हैं, रिपल्शन इतना सारा लगाते हैं, हमें साथ नहीं रहना, हमें दूर करो दूर करो दूर करो, जिसकी वजह से साइज बढ़ने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से साइज क्या होने लगता है, आप लोगों का बढ़ने लगता है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है ये पूरी कोशिश कर रहा है साइज बढ़ाने की। अब होगा क्या? अब लेकिन जब तक 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, जब तक 1 इलेक्ट्रॉन पेयर था, जब तक 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, तब तक वो पूरी तरीके से जेड इफेक्टिव को कॉम्पीट कर रहा था, टक्कर दे रहा था कि जा तू बढ़ा के दिखा, तू घटा के दिखा, मैं घटा के दिखाता हूँ। लेकिन अब क्योंकि 4 to 5 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे पेयर हो चुके हैं, 4th और 5th वाला भी पेयर हो चुका है, तो अब ये वाली जो चीज़ है वो काफ़ी, इसका पल्ला भारी हो जाता है, ये डोमिनेटिंग हो जाती है। और अगर ये डोमिनेटिंग हो गई तो ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा, इसीलिए कॉपर से जिंक तक आपको साइज क्या होता है, बढ़ता हुआ दिखता है। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। अगेन मैं चीज़ें कह रही हूँ, सबसे पहले हम लोगों के पास रिजल्ट्स आते हैं। उन रिजल्ट्स को, अगर वो रिजल्ट्स हमारे प्रीवियसली डिराइव्ड लॉजिक्स के साथ अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, वो रिजल्ट कैसे आया होगा उस रिजल्ट के बारे में अपनी खोपड़ी चलाते हैं कि अच्छा ज़रूर ऐसा हुआ होगा, ओ नहीं ऐसा हुआ होगा। फिर उसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन डिराइव करते हैं, या हम ऐसी चीज़ें बताते हैं लोगों को कि अच्छा ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बस खत्म।
और इसको देखो आप ना शील्डिंग इफेक्ट के बेसिस पे भी समझा सकते हो कि अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ये वो फलाना ढिमका, बट मुझको एक्चुअली ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है आपके समझने के बेसिस पे, ठीक है, आप लोगों के समझने के बेसिस पे, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो ये मैंने आपको 3D सीरीज़ बताई। अब जो 4D सीरीज़ है, 4D सीरीज़ किससे शुरू होती है? इटीरियम से, ठीक है ना। किस पे शुरू होती है? इटीरियम से, और ख़त्म किस पे होती है? कैडमियम पे। तो ये जो आपकी 4D सीरीज़ है, 4D सीरीज़ देखो 3D 4D, अगर मैं आपको ये बोलूँ कोई एक एलिमेंट 3D को बिलोंग करता है, कोई एक एलिमेंट 4D को बिलोंग करता है, तो बोलो किसका साइज बड़ा होगा? बताइए, क्विज। अब नहीं आ रहा है तो जाके 11th स्टैंडर्ड के क्लासेस के नोट्स रिवाइज करो या फिर वीडियोस जाके देखो जो डले हुए हैं अभी फिलहाल 11th वालों के लिए। तो एलिमेंट एक 3D को बिलोंग कर रहा है, एक 4D को बिलोंग कर रहा है। 10वीं क्लास का सवाल है। जो 3D को बिलोंग कर रहा है उसके पास एक न्यूक्लियस होगा, जो 4D को बिलोंग कर रहा है उसके पास भी एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन 3D वाले के पास टोटल नंबर ऑफ जो शेल्स होंगे वो टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 3, 1 2 3। और जो 4D वाला होगा उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 4। और जो हम लोग रेडियस नापते हैं वो कहाँ से कहाँ तक नापते हैं? सेंटर से लेके आउटर मोस्ट तक। तो यानी कि अब तो ये किसी मतलब क्या बोलूँ, हर किसी को समझ में आ जाएगा कि ये वाला साइज में बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा, पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब समझे नहीं हम? इसका मतलब ये है कि इफ़ आई प्लॉट अ ग्राफ, तो आपको तो पता है कि 3D सीरीज़ का पैटर्न कुछ इस प्रकार का है। 3D सीरीज़ का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार का है। तो 4D सीरीज़ का जो साइज़ है, जो 4D के एलिमेंट्स है लाइक इटीरियम, कैडमियम, उनका भी पैटर्न इसी प्रकार का होगा। द ओनली डिफरेंस विल बी कि आप लोगों की जो 4D सीरीज़ होगी वो साइज़ में थोड़ी सी इससे क्या होगी? ऊपर होगी। क्यों ऊपर होगी? ऊपर हमने जस्टिफाई कर दिया है। क्यों ऊपर होगी? बिकॉज वो फोर्थ पे टोटल क्या है आपके पास? 4 शेल्स हैं, तो ऑब्वियस है कि वो ऊपर होगी। क्या यहाँ तक मैं क्लियर हूँ? आई होप सो कि मैं हूँ। तो ये वाली सारी चीज़ें तुम्हें 11th की वीडियोस में भी मिल जाएंगी, बट शायद वहाँ पे मैंने इतना पेशेंस रखे इस चीज़ को नहीं सिखाया है। शायद, आई एम नॉट श्योर, मैं भूल गई हूँ कि मैंने वहाँ क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है, बट ये मैंने तुम्हें बताया। तो यानी कि होता क्या है? स्कैंडियम टू मैंगनीज, या फिर आप कह सकते हो कि आप लोगों के पास जो इटीरियम वगैरह है वहाँ से लेके आपका जो आई थिंक मॉलबेडनम होता है ना, उसके नहीं जानो जो भी होता हो, तो वहाँ तक आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आयरन, कोबाल्ट और निकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाते हैं, एंड सो एंड ऑल्सो। इस तरीके से हमने चीज़ों को क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे एक दमदार टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। वो दमदार टॉपिक पढ़ने के लिए ही हम लोगों ने एक्चुअल में ये वाली चीज़ पूरी पढ़नी शुरू की थी। ये दमदार टॉपिक देखो है क्या? इट इज़ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या है आप लोगों का ये दमदार टॉपिक? इट इज़ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब समझते हैं कि ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन देखो है क्या। देखो अभी अभी मैंने तुमको ऊपर कहा कि 3D छोटा होगा साइज में, 3D के एलिमेंट जो हैं साइज वाइज छोटे होंगे एज कंपेयर टू आप लोगों के 4D के एलिमेंट्स के। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होने से क्या होता है? नंबर ऑफ शेल अगर ज़्यादा हुए तो ऑब्वियसली कि उसका आउटर मोस्ट रेडियस बड़ा होगा, आउटर मोस्ट रेडियस बड़ा होगा तो देयरफॉर वो साइज में भी बड़ा होगा। तो तुम्हें नहीं लगता कि इस लॉजिक के अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियसली डिराइव्ड लॉजिक, अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियसली डिराइव्ड लॉजिक, इवन आपने 10th में और 11th में भी ये चीज़ पढ़ी है कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जाने पर आप लोगों का एलिमेंट्स का, एटम के, उनके एलिमेंट्स के उन एटम का साइज बढ़ता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये ऑर्डर कुछ एक्सपेक्टेड ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था कि जो 3D के एलिमेंट्स हैं हम मानते हैं कि 4D से छोटे हैं, बट 4D वाले छोटे होने चाहिए थे 5D से। डोंट यू थिंक ये ऑर्डर होना चाहिए था? तुम एग्री करोगे कि यस ये ऑर्डर होना चाहिए था, बट अगेन गड़बड़ी। रियलिटी कहती है ऐसा नहीं होता। 3D मैं मानती हूँ 4D के बराबर होता है, बट 4D इक्विवेलेंट हो जाता है साइज में 5D के। 4D इक्विवेलेंट हो जाता है 5D के। ऐसा क्यों हो गया? 4D क्यों इक्विवेलेंट हो गया आप लोगों के 5D के? समझाओ ज़रा इसको, क्यों? आखिर रीज़न क्या है इस चीज़ का? तो देखिए इसका पूरा जो रीज़न है ये
लाई करता है कि आपको कितना ये चीज़ें याद हैं कि आपने कल का जो वीडियो देखा था उस कल के वीडियो में पीरियोडिक टेबल आपको कितना याद है। ठीक है, आपका पीरियोडिक टेबल आपके दिमाग में कितना फिट है। तो अगर मैं चलो 3D 4D और आपका क्या है 5D है। ठीक है, तो अब इसको वापस से समझा देते हैं। होता है देखो कुछ इस प्रकार की कहानी है कि आपके पास पीरियोडिक टेबल तो है, ठीक है, मैंने ग्रुप में शेयर किया हो, वहाँ से अपन उठा लो। 1 मिनट छोड़ो यार, कौन ग्रुप ग्राप करे, इसका होगा यहीं कहीं होगा, देख लें दो एक बार। हाँ ये रहा, चलो ये रहा वो। तो ये देखो, ये आप लोगों का वो पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे हम लोग 3D सीरीज में, दैट इज़ वी आर इन स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद आ जाता है आप लोगों का इटीरियम, इटीरियम के बाद आ जाता है आप लोगों का लैंथेनम। अच्छा, अब लैंथेनम तक तो चलो भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ, इस लाइन को आप भूल जाओ, ये काट दो इसको। आप इसको देखो, ये आपका टिटानियम, टिटानियम के बाद ये जिरकोनियम जो कि 40 है। 40 के बाद होना क्या चाहिए था 58, उस दिन भी मैंने बताया था 40 के बाद होना क्या चाहिए था 58। ठीक है, 40 के बाद क्या आना चाहिए था 58, लेकिन 40 के बाद आया 72। 40 से 72 आए हो, बीच के एलिमेंट्स कहाँ गए? क्या बीच के एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते? करते हैं। उन एलिमेंट्स को क्यों अलग रखा गया? उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी। क्यों उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी? क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी वाले सबशेल में जाने के बजाय एफ सबशेल में एंट्री ले रहे थे। ये जो नीचे में आपको लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स दिख रहे हैं ना, इनमें इलेक्ट्रॉन 58 में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए था? डी में जाना चाहिए था, बट वो गया किस में? एफ में चला गया। वो गया किस में? एफ में चला गया। और जब वो एफ में एंट्री ले लिया, जब वो एफ में एंट्री ले लिया तो यहाँ से कोई फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। यानी कि जब व्हेन वी मूव फ्रॉम 4D to 5D, ठीक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम, एक मिनट ऐसा लिख लेते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम 3D to 4D, ठीक है, जब हम 3D से 4D जाते हैं तो देन देयर इज़ नथिंग न्यू। हमारे लिए वहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। क्यों नया नहीं है? क्योंकि 3D में भी इलेक्ट्रॉन डी में घुसता है, ठीक है, 4D में भी इलेक्ट्रॉन डी में घुसता है, तो उसमें क्या नया है? लेकिन जब हम लोगों की यही सेम मूवमेंट किस में होने लगती है? आप लोगों के 4D से 5D में होती है। जब हम लोग 4D से 5D में गृह प्रवेश करते हैं तो 4D से 5D में जाने तक आप लोगों का क्या हो जाता है? कुछ नया काम होता है। देयर इज समथिंग न्यू। क्या वहाँ पे न्यू होता है कि अब आप लोगों के पास डी इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ यू हैव एफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। ठीक है, यू हैव एफ इलेक्ट्रॉन्स, यू हैव एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये वहाँ पे न्यू होता है। जब आप 3D में होते हो तो 3D वालों के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 3D वालों के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं का मतलब अगर तुम स्कैंडियम या टिटानियम या वेनेडियम या क्रोमियम या कॉपर या किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आपको एस भी दिखेगा उसके कॉन्फ़िगरेशन में, आपको पी भी दिखेगा, आपको डी भी दिखेगा, आपको एफ कभी ना दिखेगा। आप 4D वालों में से किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, आपको उसके कॉन्फ़िगरेशन में एस के लोग दिखेंगे, पी के लोग दिखेंगे, डी के लोग दिखेंगे। बट जब आप 5D वालों का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आपको वहाँ एस दिखेगा, वहाँ आपको पी दिखेगा, वहाँ पे आपको डी दिखेगा, लेकिन अब वहाँ पे आपको एफ भी दिखेगा। यानी कि जब हम लोग 4D से 5D में एंट्री लेते हैं तो हाँ कुछ नया होता है। वो नया ये होता है अ डैशिंग एंट्री ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो एफ इलेक्ट्रॉन्स के आने से ऐसा क्या वहाँ पे चमत्कार हुआ? वाई एफ इलेक्ट्रॉन्स आर सो स्पेशल? तो उसके लिए ना थोड़ी सी हम लोगों को क्या कहते हैं 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री थी जिसमें हम लोग पढ़ते थे एक टॉपिक शील्डिंग इफेक्ट। मैं पूरा तो नहीं पढ़ा कर दूंगी बट थोड़ा सा बस बता देती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत हो। और अगेन अगर तुम भूल गए हो नोट्स कॉपी रेफर करो या फिर वीडियोस देखो जो डले हुए हैं, क्योंकि पूरी क्लास को वैसा का वैसा वापस से रिक्रिएट कर देना इट्स नॉट पॉसिबल ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट होती है। अब शील्डिंग इफेक्ट को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, बेस्ट शील्डिंग इफेक्ट देने वाले और एक सबसे वर्स्ट शील्डिंग इफेक्ट देने वाले लोग। तो जो बेस्ट शील्डिंग इफेक्ट देते हैं वो होते हैं एस और पी,
और जो वर्स्ट शील्डिंग इफेक्ट देते हैं वो होते हैं डी एंड एफ। शील्ड का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप जंग में जा रहे हो तो आपके छाती के अक्रॉस जो शील्ड होती है ना लोहे की बनी हुई, जिससे अगर आपको कोई तीर लगने वाला है पुराने ज़माने में या कोई तलवार मारने वाला है उस पर्टिकुलर पार्ट में, तो आपके चेस्ट को वो बचाती है, उस अटैक से प्रोटेक्ट करती है। तो शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। बट यहाँ पे तो कोई जंग वंग लड़ी नहीं जा रही है ना, सो किससे प्रोटेक्ट करना है, फ्रॉम होम। ठीक है, शील्डिंग यहाँ पे ये एस और बी बेस्ट आप लोगों के क्या है, बेस्ट शील्ड है, बेस्ट आप लोगों के शील्डर्स है। लेकिन फ्रॉम होम हमें ये शील्डिंग किससे चाहिए, फ्रॉम होम वी नीड शील्डिंग, फ्रॉम होम वी नीड शील्डिंग। हमें शील्डिंग किससे चाहिए, तो हमें शील्डिंग चाहिए या वो शील्डिंग करते हैं किस चीज़ से, तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब भी अगेन 11th स्टैंडर्ड में है। वो करते हैं शील्ड आपके न्यूक्लियस से निकलने वाले पॉजिटिव फोर्स से। पॉजिटिव फोर्स यानी कि जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियस फेंक रहा है एकदम कि जाओ जाके मेरे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लाओ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, उस न्यूक्लियस से वो क्या करते हैं, उसको शील्ड करते हैं। मतलब न्यूक्लियस जो पॉजिटिव फोर्स फेंक रहा है, एस इलेक्ट्रॉन उस सारे पॉजिटिव फोर्स को एब्जॉर्ब कर जाएंगे और जो पीछे में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उन तक नज़र ही नहीं जाएगी। यूजुअली होता है कॉलेजेस वगैरह में चीज़ें कुछ ज़्यादा होती है, स्कूल्स वगैरह का मैं नहीं कह रही हूँ, उसमें होता है ऐसा है कि जब आप लास्ट बेंच में बैठते हो तो लास्ट बेंच में बैठने पर जो टीचर होती हैं कॉलेजेस वगैरह में, उनका कोई खासा ध्यान नहीं जाता उन पर। ठीक है, बिल्कुल नहीं जाता है उनका, मतलब मेन फोकस ऐसा रहता है, मेन मेंटालिटी ऐसी रहती है कि जो फर्स्ट बेंच का स्टूडेंट है वो पढ़ाकू है और जो आखिरी बेंच का है बैक बेंचर है वो पगला है। ठीक है, उसका पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो आखिरी बेंच में जाके बैठा है गप्पे शप्पे मारने के लिए, मोबाइल खोल के बैठने के लिए, एफबी व्हाट्सएप चलाने के लिए। तो देयरफॉर दे डोंट कंसिडर देम। तो ये वही चीज़ है। लेकिन क्यों कंसिडर नहीं कर रही हो टीचर, क्योंकि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में बैठने वाले स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा ही पढ़ाकू हैं, सारा अट्रैक्शन टीचर का खींच लेते हैं, सारा अट्रैक्शन टीचर का खींच लेते हैं। ठीक है, तो आखिरी में बैठने वाले बैक बेंचर्स रिलैक्स होते हैं, टीचर जो बोल रही है सब फर्स्ट बेंचर वाले सेकंड बेंचर वाले संभाल लेंगे, हम तक तो कभी कोई सवाल आएगा ही नहीं। इसे कहते हैं शील्डिंग करना। अब मान लेते हैं किसी दिन क्लास में ऑर्डर रिवर्स हो गया, तुम्हें पहले बैठा दिया गया, तुम बैक बेंचर हो और तुम्हें पहले आगे बैठा दिया, क्या होगा, अब तुम्हें बहुत डर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि तुमने कभी कोई जवाब दिया नहीं, हो सकता तुम्हें दिमाग हो बट फिर भी तुम्हें पसंद नहीं आएगा। क्यों पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अब टीचर की सारी अटेंशन अब आप पे फोकस पड़ेगी डायरेक्टली। तो यानी कि क्यों, क्योंकि आपको जो लोग शील्ड करते थे वो तो है ही नहीं, या फिर आपके सामने अब जो लोग बैठे हैं वो मान लेते खुद गधे हैं, तो वो आपको क्या खाक शील्ड करेंगे। तो यही होता है इलेक्ट्रॉन्स में, एस और पी वाले इलेक्ट्रॉन जब तक होते हैं ना बहुत अच्छी शील्डिंग देते हैं, डी वाले की जो शील्डिंग है बेकार होती है, और एफ की जो शील्डिंग होती है वो तो सबसे घटिया शील्डिंग होती है। ठीक है, अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट की बात करूं, तो जो आपके एस इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे बेस्ट, पी उससे कम, डी उससे कम और एफ उससे कम। जब हम लोग 4D से 5D में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब जो एफ इलेक्ट्रॉन की एंट्री है वो क्या करती है बताओ, एफ इलेक्ट्रॉन की एंट्री क्या कर देती है, अपना पुअर शील्डिंग दिखाना शुरू करती है। मैं शील्ड नहीं करूँगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाना शुरू करती है। अगर उसने शील्ड नहीं किया तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस जेड इफेक्टिव भेज रहा है वो जेड इफेक्टिव जो किस पे भेज रहा है, आप लोगों के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो भेज रहा है वो जेड इफेक्टिव अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसको जो शील्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब अच्छे नहीं है। डी तो पहले से ही बेकार था और अब एफ आ तो गए क्वांटिटी में, देखो एफ इलेक्ट्रॉन आया मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ा है मतलब जेड इफेक्टिव तो बढ़ गया है, बट जेड इफेक्टिव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो जेड इफेक्टिव को कम करने के लिए अब इलेक्ट्रॉन्स भी तो अच्छे वाले होने चाहिए, आपने अपने आजू बाजू कमज़ोर बाउंसर्स रख लिए एकदम। ठीक है, आपने अपने दुश्मन बहुत सारे पाल लिए, लेकिन आपने अपने आजू बाजू जो बॉडीगार्ड्स रखे हैं बहुत ही कमज़ोर रखे। तो आपके जो डी एंड एफ नामक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके बॉडीगार्ड हैं, जिनका काम था आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करना, ये बहुत ही पुअर है, बहुत ही कमज़ोर है, ये वीक है।
ठीक है, ये कैसे हैं ये लोग वीक हैं। तो जिसकी वजह से अब क्या होगा, आप पर अटैक बहुत पावरफुल हो जाएगा अगर ये लोग वीक रहेंगे। और अगर आप एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो इनके वीक होने से जेड इफेक्टिव अब आपको क्या करेगा, ज़्यादा ताकत से अटैक करेगा। और अगर उसने आपको अटैक किया, अटैक करने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना होता है सिंपली, तो अगर उसने आपको अटैक किया तो आपके अटैक करने से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने से, अभी अभी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आप लोगों का साइज घटता है। साइज क्या होता है, घटता है, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स। तो अब ये क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब क्योंकि अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, इस वजह से इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों हुआ ऐसा, एफ इलेक्ट्रॉन की एंट्री की वजह से हुआ। अगर एफ इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई प्यारे से एस इलेक्ट्रॉन आते, पी इलेक्ट्रॉन आते, वो शील्ड करते, फोर्स को वहां तक पहुंचने नहीं देते और वो मस्त रिलैक्स रहता, बोलता मैं जा रहा हूं दूर, एटॉमिक रेडियस बढ़ाऊंगा। बट एफ इलेक्ट्रॉन आए, एफ इलेक्ट्रॉन ने शील्डिंग विल्डिंग कुछ नहीं की, बल्कि उनके आने के साथ साथ जेड इफेक्टिव भी बढ़ गया, है ना। अगर आप 21 से 22 जा रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है और एक प्रोटॉन भी तो बढ़ता है ना। बट जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो बहुत ही कमजोर कमजोर इलेक्ट्रॉन निकला, जिसकी शील्डिंग बहुत ही घटिया थी। और जो एक प्रोटॉन है वो तो स्ट्रॉन्ग था ही था। फिर आप 22 से 23 चले गए, आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले वाला एक और अभी वाला एक। हाँ, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन हो तो गए, बट 2 इलेक्ट्रॉन निकम्मे में, कोई काम के नहीं, कमजोर है। बट उसके बदले में 2 प्रोटॉन आ गए, वो स्ट्रॉन्ग थे, अब वेरी स्ट्रॉन्ग हो गए। तो ऐसे करते करते जब हम लोग 4D से 5D जाते हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, बट जो बढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कमजोर हैं और उनके कंपेयर में जो प्रोटॉन्स हैं वो कुछ ज़्यादा ताकतवर हो गए। सो देयरफॉर आपका 4D to 5D जाते वक्त आप लोगों का जो साइज होता है वो साइज क्या हो जाता है, घट जाता है। 4D से 5D जाते वक्त आप लोगों का साइज घट जाता है, ठीक है। मतलब जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ता, सच दैट की 3D तो हम मानते हैं कि 4D से बड़ा होता है, लेकिन 5D उतना बड़ा नहीं हो पाता, बल्कि कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि 4D के एलिमेंट्स और 5D के एलिमेंट्स के जो साइज है उनमें आप कह सकते हो एक तरीके से ये अप्रॉक्सीमेशन का रिलेशनशिप है। और 5D के साइज में इंक्रीज आने की बजाय डिक्रीज आ गया, डिक्रीमेंट इन एटॉमिक रेडाई। क्यों, ड्यू टू पुअर शील्डिंग। कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो उसको ठीक कर लेना, स्पेलिंग हम लोग इंग्लिश पढ़ने नहीं बैठे। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड लार्ज इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, बराबर, लार्ज इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। और इसी पूरी फिनोमेनॉन को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, बराबर। ये पूरी केमिस्ट्री की भाषा में ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी आप लोगों की, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है बताओ, सिंपल सी चीज़ है, टॉप टू बॉटम हम जा रहे थे, हमने उम्मीद की कि 5D बड़ा होगा 4D से, बट वो कम हो गया, मतलब 4D से भी कम नहीं हुआ, इतना कम हो गया कि उसका और 4D का साइज सेम हो गया। सो देयरफॉर इसी डिक्रीज इन साइज ऑफ 5D एलिमेंट्स इज नोन एज आप लोगों का लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये आप लोगों का लेंथेनाइड सीरीज वहाँ से शुरू होती है, मतलब वो जो एलिमेंट जो गायब है उसकी वजह से ये हुआ है। अब इसमें एक बहुत ही प्यारा सा एक्सेप्शन है, उसको ध्यान से देखोगे, एक्सेप्शन नहीं है, लॉजिक है। ये साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है जरा मुझे भी समझाओ। तुम बोलोगे क्योंकि आप लोगों के एफ इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से, यही बोलोगे ना। अच्छा, एफ इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं, मैंने जब लास्ट वीडियो पढ़ाया था उस समय तुम्हें कुछ बताया था, लैंथेनाइड को हम एफ इलेक्ट्रॉन मानते हैं कि नहीं मानते, नहीं मानते। एफ इलेक्ट्रॉन लैंथेनम के बाद से शुरू होते हैं, मतलब 58 से एफ इलेक्ट्रॉन की एंट्री शुरू होती है, 57 से एफ इलेक्ट्रॉन की एंट्री शुरू नहीं होती। यानी कि ये डी है, बट इसके बाद डी और एफ दोनों है, ये डी है, इसके बाद डी और एफ दोनों ही है। सेम वैसा ही यहाँ, 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 लेकिन यहाँ पे सेम वैसा नहीं है, क्योंकि जो एफ इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक नंबर 58 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 58 से शुरू होता है। यानी कि
लैंथेनम के पास कोई F इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, लैंथेनम के पास कोई F इलेक्ट्रॉन नहीं है, लैंथेनम के पास नो F इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिकॉज F इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर फ्रॉम Z इक्वल्स टू 58 और लैंथेनम का Z बराबर कितना होता है 57। सो देयरफॉर आप लोगों का लैंथेनम के ऊपर वाला स्कैंडियम, उसके पास क्या है, लैंथेनम के ऊपर वाले स्कैंडियम के पास क्या है, S इलेक्ट्रॉन, P इलेक्ट्रॉन, D इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम के नीचे आने वाले इटीरियम के पास क्या है बताओ, उसके पास है S इलेक्ट्रॉन, P इलेक्ट्रॉन, D इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली लैंथेनम के पास भी क्या है, S इलेक्ट्रॉन, P इलेक्ट्रॉन, D इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे कोई F इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ कोई F इलेक्ट्रॉन नहीं आया। तो जब वो F इलेक्ट्रॉन ही नहीं आया तो ये वाला रूल काहे अप्लाई करना, क्या नीड है ये वाला रूल अप्लाई करने की, ये रूल तो तभी अप्लाई करता है जब F इलेक्ट्रॉन आता है। अब F इलेक्ट्रॉन नहीं आया है इसीलिए 3D बड़ा छोटा होगा 4D से, 4D छोटा होगा 5D से, विल शो नॉर्मल बिहेवियर। देयरफॉर स्कैंडियम, वह ये इटीरियम और लैंथेनम। तो लोग इसको कैसा है एज अ एक्सेप्शन रट्टा मार लेते हैं, बट तुम खुद सोचो क्या मैंने कोई एक्सेप्शन लाइक चीज़ बताई क्या। अगर हम लॉजिकली बात करें तो जो चीज़ हम ऊपर पढ़ रहे हैं वो F वालों के लिए वैलिड है, इसमें तो कोई F ही नहीं है, तो इसमें वैलिड काय को होंगी, काय को वैलिड होंगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए आप लोगों के एंटायर डी ब्लॉक में जो इकलौता ग्रुप जो आप लोगों के लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है वो है स्कैंडियम, इटीरियम, लैंथेनम। इसमें भी पेपर में सवाल क्रिएट किया जा सकता है, इस टॉपिक से भी पेपर में सवाल क्रिएट किया जा सकता है एक इंसान को कंफ्यूज करने के लिए, जिसमें एक ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई करेक्ट नहीं है, हम टिक भी मार देंगे क्योंकि हमारे दिमाग की साइकोलॉजी ऐसी बैठी है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मतलब पूरे के पूरे डी ब्लॉक में या सारे की सारी सीरीज में ये सारे के सारे उसके हर एक ग्रुप मेंबर फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे ये फॉलो आप लोगों का नहीं करेगा। तो बस यही एक छोटी सी जानकारी थी जो हम लोगों ने ट्रेंड डिस्कस किया एटॉमिक रेडियस को लेकर, और बाकी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, बाकी तो सब कुछ तुम लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ क्या हुई। पेपर में स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन उन लोगों का बहुत ही फेवरेट सवाल होता है कि एक्सप्लेन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मेरे हिसाब से जिस इंसान को मेरी बातचीत समझी है बराबर वो इंसान आप लोगों का पेपर में भी ये चीज़ लिख सकता है, वो इंसान आप लोगों का पेपर में भी ये चीज़ लिख सकता है। आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कोई ऐसा खतरनाक बॉम्ब आपको नहीं फोड़ना है, बट उसमें मैं हमेशा ये चीज़ बोलूँगी, हमेशा बोर्ड्स की भाषा लिखो, बुक्स की भाषा लिखो, अपनी भाषा लगाने की खोपड़ी मत चलाओ, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और सबसे बड़ी चीज़, मैं जैसे बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे F इलेक्ट्रॉन एंट्री मारा, तो कौन सा F इलेक्ट्रॉन एंट्री मारा है वो तो तुमने बताया ही नहीं मुझको। वैसे मैंने तो ये 11 के वीडियो में बताया है, बट अभी मैं फिर से बता देती हूँ। जो इस F इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, 4F इलेक्ट्रॉन है। क्यों 4F है मैडम, हाउ यू नो? जब आप फोर्थ पीरियड में होते हो तो आपका S तो 4S होता है, बट D कौन सा होता है, 3D होता है, एक कम। जब आप फिफ्थ पीरियड में होते हो आपका S तो 5S होता है, बट आपका D कौन सा होता है, एक कम। जब आप सिक्स पीरियड में हो तो आपका S तो 6S होगा, D क्या होगा, एक कम। और जब F की बात करोगे तो दो कम, तो 6 में से 2 गया 4F, ठीक है। ये होता है उसका हिसाब किताब, ये होता है इसका हिसाब किताब। अब एक आखिरी चीज़ पढ़कर या सुनकर इस चीज़ को हम समाप्त करते हैं। वो चीज़ क्या है, छोटा सा एक जीके फैक्ट है। अगर किसी का टारगेट से बोर्ड्स है तो वो इंसान अगर इस मेरी बातचीत को इग्नोर भी कर देता है तो नो इश्यूज़, इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये चीज़ें क्या है आप लोगों की। पहला फैक्ट नंबर 1 ये है, अगेन इसके लिए तुम्हें 11th स्टैंडर्ड की बेसिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, एटॉमिक पीरियोडिसिटी की। आपके पास 2 कैटायंस हैं, आपके पास है A की पावर 2+, आपके पास है A की पावर 3+। मैंने अगर ये पूछा A की पावर 2+ का साइज बड़ा होगा कि A की पावर 3+ का, बताओ। ये डाउट है तुम्हारा। नॉर्मल, हम कोई डी ब्लॉक की बात नहीं कर रहे, हम कोई F ब्लॉक की बात नहीं कर, कोई F ब्लॉक की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल जो आपने 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में पढ़ा है। बताइए क्या होगा, आप बोलेंगे मैडम ऑब्वियस है ये वाला। If anybody have doubt in this, then they have to watch the video of 11th standard. I am not going to explain it here. आप बिल्कुल बोलोगे
कि ये वाला एग्जैक्टली यही आपके शब्द रहेंगे। तो देयरफॉर दिस रूल इज ऑल्सो वैलिड, दिस रूल इज ऑल्सो वैलिड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। खत्म, ये पहला पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक स्कैंडियम 2+ है और आपके पास एक स्कैंडियम 3+ है, बोलिए किसका साइज बड़ा होगा? स्कैंडियम 2+ का। ये मेरा था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने अभी ऊपर इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे आयोनिक रेडाई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आयंस, राइट। अब मैं बात करती हूँ एटॉमिक रेडाई की। अभी एटॉमिक रेडाई में हमने ठूस के क्या सीखा कि डी ब्लॉक में यार पहले तो घटता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर बढ़ता है। क्या ये सेम पैटर्न मुझे आयंस में भी मिलेगा क्या? कि पहले स्टार्टिंग के 5 आयंस का साइज घटेगा, फिर 3 आयंस कांस्टेंट हो जाएंगे, फिर 2 आयंस बढ़ जाएंगे। क्या यही सेम पैटर्न्स मुझे आयंस में भी दिखेगा क्या? हाँ, यही सेम पैटर्न्स आपको आयंस में भी दिखता है। सेम पैटर्न इज फॉलोड, ठीक है, एज इन एटॉमिक रेडाई सेम पैटर्न इज फॉलोड। अब कौन सा वाला पैटर्न, इसके बारे में तो आपने कुछ कमेंट किया ही नहीं, तो ये वाला पैटर्न, ठीक है, ये वाला बराबर है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से कोई इसमें अभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा इसमें तुम्हें एक और है जीके फैक्ट जो मैं बता दूं। वो जीके फैक्ट ये है कि जैसे अगर आपके पास एक कैल्शियम 2+ का कोई आयन होता है, तो उसका जो साइज़ होता है वो 0.99 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, ठीक है। किसके आसपास होता है? 0.99 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। लेकिन जब आप इसके कैल्शियम 2+ के साइज़ को आप कंपेयर कर रहे हो 3D सीरीज़ के A2 पॉजिटिव एलिमेंट के साथ, मतलब स्कैंडियम 2+, टिटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, Fe2+, इनके साथ, तो ये साइज़ कैसा हो जाएगा आप लोगों का? क्या हो जाएगा आप लोगों का? छोटा होता है। सोचो, कैल्शियम बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। ये थे जीके फैक्ट्स, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों का ने जो ट्रेंड पढ़ना था आप लोगों के डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक और आयोनिक रेडाई को लेकर, तो ये वाला ट्रेंड हम लोगों का ख़त्म होता है। अभी उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी और मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये 2 प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको मैंने ऑलरेडी 11th में सिखाई है, एक बार उसको रिवाइज करिएगा, रिवाइज करके आप बैठिएगा, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने नहीं सिखाया है उस वक्त, तो ऑब्वियसली ये पार्ट हमारा नया रहेगा। उसमें अपनी बोर्ड्स की किताबें देखते जाना कि कौन सा पार्ट जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके बोर्ड्स में है कि नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो चीज़ देख लूँ, और अगर देखने के बाद मुझे पता चलता है कि हाँ ये बोर्ड्स में नहीं है, तो मैं लिख दूंगी कि नॉट इन बोर्ड्स, ताकि उस वीडियो को तुम ना देखो। तुम्हारे लिए कोई नीड ही नहीं है देखने की, तो क्यों देख रहे हो फिर, ठीक है। अदरवाइज अगर मैंने नहीं बताया तो एटलीस्ट खुद तो देख ही लेना। ये ऐसा काम मत करना कि जो आ रहा है देखते जाओ गधे समान। इफ़ यू आर नॉट इन दैट लूप, अगर आप उस लूप में नहीं जाना चाहते हो तो ठीक है, फालतू अपना अननेसेसरी समय बर्बाद मत करो।